दोस्तों, आज की यह वीडियो एक मोस्ट डिमांडेड टॉपिक पर बेस्ड है जिसका नाम है कंप्लीट लीगल प्रोसेस इन चेक बाउंस केस, यानी चेक बाउंस केस की पूरी कानूनी कार्रवाई। इस वीडियो को मैं खुद भी बनाने की सोच ही रहा था क्योंकि एज एन एडवोकेट हम रोज कोर्ट में देखते हैं कि चेक बाउंस केसेस में क्लाइंट को इस केस के कंप्लीट प्रोसेस का पता ना होने की वजह से बहुत परेशान होना पड़ता है। लेकिन अगर उन्हें इस केस की वेरियस स्टेजेस के बारे में पता हो कि कब क्या होना है, कोर्ट की अगली कार्रवाई क्या होगी, केस की अपोजिट पार्टी का अगला कदम क्या होगा, तो फिर उन्हें अपने इस केस में ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनके लिए अपने इस केस की पैरवी करना और भी आसान हो जाएगा। और आपके अपने इस मिस्टर जूरिस्ट चैनल का तो मकसद ही है कि अपने इस प्यारे भारत देश का कानून आपको आसान भाषा में समझाना। और हाँ, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह वीडियो चेक बाउंस केस की दोनों पार्टीज यानी कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू मिस्टर जूरिस्ट। मेरा नाम है एडवोकेट भारत सोनी। लेट्स ग्रो विद लॉ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत दोस्त कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर मांगते हैं, तो अगर किसी ने हमसे बात करनी हो तो हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे बात करने का टाइम ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैंने पहले भी बहुत बार अपनी कई वीडियोस में यह बताया है, लेकिन जो आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि चेक बाउंस केस में कंप्लेनेंट वह इंसान होता है जिसे किसी ने चेक दिया हो और उसने वह चेक बैंक में लगाया हो और वह चेक बाउंस हो गया हो। और इस केस में एक्यूज्ड वह इंसान होता है जिसने कंप्लेनेंट को वह चेक दिया हो और उसका चेक बाउंस हो गया हो। तो चलिए अब इस बेसिक जानकारी को जान लेने के बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप इस वीडियो को तभी देखना जब आपके पास 20 से 25 मिनट का टाइम हो, क्योंकि अगर आप बीच में इस वीडियो को छोड़ के जाओगे तो फिर ना तो आपको कुछ समझ आएगा और ना ही आप वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान पाओगे जो मैंने इस वीडियो में बीच बीच में बताए हैं। मैं यह बात अपनी हर वीडियो में नहीं बोलता हूं, लेकिन यह वीडियो है ही ऐसी कि अगर आप इस वीडियो को अधूरा देख कर जाते हो तो अधूरी जानकारी की वजह से आपको फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हाँ, अगर आप चाहे तो इस वीडियो को 1.25x या 1.5x की स्पीड पर फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, चेक बाउंस केस सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंडर आता है। यह एक क्रिमिनल केस है, इसलिए इसमें कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की जाती है। साथ ही यह एक समरी ट्रायल है, मतलब कोर्ट को इस केस की कार्रवाई शॉर्ट में खत्म करनी होती है। यह केस तब स्टार्ट होता है जब कोई एक पार्टी, मान लीजिए ए, दूसरी पार्टी बी को एक चेक दे अपनी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी या कोई उधार उतारने के लिए, और फिर बी उस चेक को चेक में लिखी हुई तारीख से लेकर आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर उस चेक को बैंक में एनकैशमेंट के लिए लगाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बी को पैसे मिल जाएंगे या फिर दूसरी कंडीशन में वह चेक बाउंस हो जाएगा। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि बी यानी कंप्लेनेंट उस चेक में लिखी हुई डेट से लेकर आने वाले 3 महीनों तक के अंदर अंदर में उस चेक को बैंक में लगाने में असमर्थ रहता है, तो फिर वह चेक इनवैलिड हो जाएगा और बैंक उस चेक को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो आपके उस चेक की वैल्यू 0 हो जाएगी और आपका केस वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर इस कंडीशन में आप यानी बी ए यानी एक्यूज्ड पर चेक बाउंस केस की बजाय सिविल सूट फॉर रिकवरी डाल सकते हैं। लेकिन सिविल सूट फॉर रिकवरी भी आपको 3 साल के अंदर अंदर डालना होता है, और अगर यह चेक बाउंस होता है तो बी के बैंक के द्वारा उसे यह चेक रिटर्न कर दिया जाएगा और चेक के साथ साथ उसे एक मीमो या चेक डिसऑनर स्लिप भी दी जाएगी जिसमें चेक बाउंस होने का कारण लिखा होगा। यह कोई एक कारण भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया है, चेक बाउंस होने के कई कारण हो सकते हैं,
जैसे चेक पर साइन करने वाले के सिग्नेचर मिसमैच होना, चेक देने वाले के अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड्स होना, चेक देने वाले के द्वारा चेक की स्टॉप पेमेंट करवा दी गई हो, या फिर चेक देने वाले के द्वारा अपने बैंक अकाउंट को ही क्लोज करा दिया गया हो, या चेक किसी और का हो और सिग्नेचर किसी और ने कर दिए हो, एक्सेट्रा। दोस्तों, चेक बाउंस होने पर फर्स्ट लीगल स्टेप होता है अपने वकील साहब से मिलकर दूसरी पार्टी को चेक बाउंस केस का लीगल नोटिस भिजवाना। दूसरी पार्टी से यहां मेरा मतलब है वह इंसान जिसने आपको वह चेक दिया हो जो कि बाउंस हो गया हो। इस तरह आप हुए कंप्लेनेंट और वह इंसान हुआ एक्यूज्ड। आपको यह लीगल नोटिस एक्यूज्ड के सही एड्रेस पर ही भिजवाना है, नहीं तो आपका केस कोर्ट में खारिज हो जाएगा। यह लीगल नोटिस आपको चेक बाउंस होने के 30 दिनों के अंदर अंदर भेजना होता है। अगर आप इस लीगल नोटिस को भेजने में एक भी दिन लेट हो जाते हैं, यानी 30 की जगह 31वां दिन भी हो जाता है, तो फिर आपका केस बिल्कुल खत्म है। कोर्ट उस केस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अब यह कैसे प्रूव होगा कि आपने लीगल नोटिस कब भेजा और चेक देने वाले इंसान को वह लीगल नोटिस कब रिसीव हुआ? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चेक बाउंस केस का लीगल नोटिस आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना होता है, जिसके साथ आप एडी यानी एक्नॉलेजमेंट भी लगाते हैं। और जब आप यह लीगल नोटिस पोस्ट कर देते हो तब आपको इस चीज की रिसिप्ट भी मिलती है, जो कि प्रूफ ऑफ सर्विस मानी जाती है। यह रिसिप्ट आगे चलकर जब आप अपना केस फाइल करते हैं तब उसके साथ लगती है। उस रिसिप्ट में सब लिखा होता है, डेट, उस पार्टी का एड्रेस, एक्सेट्रा। उस रिसिप्ट की डेट से ही पता चलता है कि आपने किस दिन उस अपोजिट पार्टी को लीगल नोटिस भेजा है। कोर्ट यह तो देखती ही है कि आपने उसे यानी एक्यूज्ड को चेक बाउंस होने के 30 दिनों के अंदर अंदर लीगल नोटिस भेजा या नहीं। साथ ही कोर्ट यह भी देखती है कि उसे वह लीगल नोटिस रिसीव कब हुआ। चेक बाउंस केस में डेट ऑफ रिसीविंग द नोटिस क्यों नोट होती है, यह मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। फिर बात यह आती है कि क्या वह इंसान यानी एक्यूज्ड आपके लीगल नोटिस को एक्सेप्ट करता है या नहीं। अगर वह एक्सेप्ट नहीं करता है तो पोस्टमैन उस रजिस्ट्री लिफाफे पर अपनी स्टेटमेंट लिखकर वह रजिस्ट्री लिफाफा आपको वापस आपके एड्रेस पर डिलीवर कर देगा। पोस्टमैन की स्टेटमेंट में यह लिखा होगा कि रिसीविंग पार्टी ने इस पोस्ट को लेने से इनकारी कर दी है। ऐसा करने पर एक्यूज्ड और बुरी तरह से इस केस में फंस जाएगा। और अगर वह इंसान यानी एक्यूज्ड उस नोटिस को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर आपको यह देखना होगा कि किस तारीख को उसको यह नोटिस रिसीव हुआ, क्योंकि जिस दिन उसे वह नोटिस रिसीव होगा उसके 15 दिन बाद तक का आपको वेट करना होगा और यह 15 दिन का वेटिंग पीरियड निकालना होगा। यह 15 दिन का वेटिंग पीरियड इसलिए बनाया गया है ताकि एक्यूज्ड को नोटिस मिलने के बाद कुछ समय मिले आपकी पेमेंट वापस लौटाने के लिए। और अगर आप इस 15 दिन के वेटिंग पीरियड में एक भी दिन की जल्दबाजी कर देते हैं और 14वें दिन भी उसके यानी एक्यूज्ड के खिलाफ कोर्ट में केस डाल देते हैं तो भी आपका केस खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको यह 15 दिन का वेटिंग पीरियड निकालने के बाद ही उस पर केस करना है। अब यहां सवाल यह आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके द्वारा भेजा हुआ लीगल नोटिस एक्यूज्ड को कब रिसीव हुआ होगा। तो इसका जवाब यह है कि आपके लीगल नोटिस को पोस्ट के द्वारा सेंड करते वक्त आपको जो रिसिप्ट मिलती है उस रिसिप्ट पर आपके पोस्ट की ट्रैकिंग आईडी होती है। इसका मतलब है कि आप पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल साइट पर जाकर उस ट्रैकिंग आईडी को डाल सकते हैं और अपने पोस्ट को ट्रैक कर सकते हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि क्या एक्यूज्ड ने आपके लीगल नोटिस को लेने से इनकारी कर दी है, या अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर किस दिन उसे वह नोटिस रिसीव हुआ है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है
कि आप अपने रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ जो एडी यानी एक्नॉलेजमेंट लगाते हो, कायदे से तो पोस्टमैन को डेट ऑफ रिसीविंग दैट पोस्ट और उसके घर में जिसने भी वह पोस्ट रिसीव किया हो उसके साइन के साथ आपको आपके एड्रेस पर वापस देनी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास यह एडी मैक्सिमम केसेस में वापस नहीं आती है, इसलिए ऑनलाइन ट्रैकिंग ही बेस्ट ऑप्शन है। इस 15 दिन के वेटिंग पीरियड के दौरान एक्यूज्ड कंप्लेनेंट को उसके लीगल नोटिस का जवाब भी दे सकता है, जिसमें वो कंप्लेनेंट द्वारा लगाए गए एलिगेशंस को डिनाई करेगा और साथ में उस जवाब में अपनी कहानी भी लिखेगा, यानी अपना पक्ष भी लिखेगा। लेकिन एक्यूज्ड के इस रिप्लाई से कंप्लेनेंट के केस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और कंप्लेनेंट के द्वारा एक्यूज्ड को नोटिस भेजने के बाद का यह 15 दिन का वेटिंग पीरियड निकालने के बाद फिर उसे मैक्सिमम 30 दिनों के अंदर अंदर उस एक्यूज्ड के खिलाफ कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी होती है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो केस फाइल करना होता है। यह क्रिमिनल कंप्लेंट आपके वकील साहब ड्राफ्ट करवाएंगे, जिसमें पॉइंट वाइज आपका सारा पक्ष लिखा होगा। आपकी कंप्लेंट के इन्हीं पॉइंट्स पर मेनली आपका सारा केस चलेगा। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जितनी मजबूत आपकी कंप्लेंट होगी उतना ही मजबूत आपका केस हो जाएगा। इस कंप्लेंट को तैयार करने से पहले आपके वकील साहब आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि आपके पास यह पैसा कहां से आया, किस सिलसिले में आपने उस एक्यूज्ड को यह पैसा दिया, उस एक्यूज्ड और आपके बीच में क्या कोई एग्रीमेंट है, क्या आपके बीच में कोई प्रोनोट लिखा गया था, एक्सेट्रा। इन सभी सवालों का जवाब आपको सच सच अपने वकील साहब को बताना है, क्योंकि आपको कभी भी अपने डॉक्टर और वकील से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। फिर आपकी कंप्लेंट तैयार होने के बाद उस पर और आपके केस के बाकी डॉक्यूमेंट्स पर कोर्ट फीस की टिकट्स लगेगी, मिसलेनियस फीस लगेगी, ड्राफ्टिंग चार्जेस लगेंगे, क्लैरिकल चार्जेस लगेंगे, प्रोसेस फीस लगेगी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की फीस लगेगी और स्टेट बार काउंसिल की फीस लगेगी। ये सभी वो खर्चे हैं जो नॉर्मली आपके हर केस में लग ही जाते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी टाइम लिमिट्स बता रहा हूं ये आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता है या एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। और यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से चेक बाउंस केस को एक बहुत ही टेक्निकल और सेंसिटिव केस माना जाता है। हालांकि कोर्ट में केस डालने वाला ये 30 डेज का टाइम पीरियड कोर्ट एक्सटेंड कर सकती है, यानी एक्यूज्ड को लीगल नोटिस भेजने के बाद और 15 दिन का वेट करने के बाद जो आपको 30 दिनों के अंदर अंदर उसके खिलाफ केस डालना होता है, अगर आप उस 30 दिन से लेट हो जाते हैं और 31वां या 32वां दिन हो जाता है तो कोर्ट के पास पावर है कि वो इस लेट फाइलिंग ऑफ केस को कंडोन कर दे और आपको माफ कर दे और आपको अलाउ करे कि आप लेट फाइल कर सके उस केस को। लेकिन इसके लिए आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, पर यह बात कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करती है। मैक्सिमम टाइम्स तो यही देखा गया है कि कोर्ट इस एक्सटेंशन को अलाउ नहीं करती है और आपके केस को खारिज कर देती है। इसलिए मैं तो आपको यही रेकमेंड करता हूं कि आपको इन टाइम लिमिटेशंस का सख्ती से पालन करना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। लीगल नोटिस भेजने के बाद भी एक्यूज्ड बाउंस्ड चेक में भरे हुए आपके पैसे नहीं लौटाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उसके खिलाफ आपके एडवोकेट के द्वारा तैयार किया हुआ केस डालना, या कानून की भाषा में कहूँ तो कोर्ट में उसके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट डालना। जब कंप्लेनेंट कोर्ट में अपनी कंप्लेंट फाइल करता है तो फिर अंडर सेक्शन 142 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 कोर्ट आपके केस का कॉग्निजेंस लेती है और आपकी आगे की कार्रवाई को शुरू करती है। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि यह क्रिमिनल कंप्लेंट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपकी कंप्लेंट की एक कॉपी, ओरिजिनल चेक जो बाउंस हुआ है,
उस चेक का ओरिजिनल मीमो या डिसऑनर स्लिप, लीगल नोटिस की एक कॉपी जो आपने एक्यूज्ड को भेजा था, उस लीगल नोटिस को भेजने का प्रूफ ऑफ सर्विस यानी उसकी पोस्टल रिसिप्ट। फिर अगर अपोजिट पार्टी यानी एक्यूज्ड ने आपको यानी कंप्लेनेंट को आपके लीगल नोटिस का कोई जवाब दिया है तो उस जवाब की एक कॉपी, एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट, आपके एडवोकेट का वकालतनामा, एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ कंप्लेंट, तलवाना या प्रोसेस फी फॉर्म एक्सेट्रा। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आपके केस में ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपकी कंप्लेंट के साथ लगते हैं, इन सब साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की कम से कम एक एक फोटोकॉपी आपके वकील साहब अपने पास भी रखते हैं, जिससे केस में आगे चलकर यह काम आ सके। अब बात यह आती है कि आपके केस में जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है यानी कि कंप्लेंट, उसमें क्या लिखा होना चाहिए। दोस्तों, कंप्लेंट में वो सब बातें डिटेल में होनी चाहिए जो आपने अपने लीगल नोटिस में लिखवाई थी, और साथ ही वो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन और डेटा होना चाहिए जो आप कोर्ट को बताना चाहते हो या जिससे आपका चेक बाउंस का केस मजबूत होता हो। इस सब के बाद आपके एडवोकेट के द्वारा आपके केस की फाइल कंप्लीटली तैयार की जाती है और नेक्स्ट स्टेप में आपकी उस फाइल की कोर्ट के कंप्यूटर रूम में एंट्री करवाई जाती है। इस एंट्री के दो मकसद होते हैं। पहला यह पता लगाना कि क्या यह सेम केस पहले कभी इस कोर्ट या किसी और कोर्ट में डाला गया है या नहीं, क्योंकि आप एक ही केस को बार बार सेम लेवल की कोर्ट में नहीं डाल सकते हैं। और दूसरा मकसद होता है इस नए केस की एंट्री सिस्टम में करना, जिससे फ्यूचर में सेम केस को दोबारा इसी लेवल की कोर्ट में ना डाला जा सके। फिर आपके केस की फाइल कंप्यूटर रूम में एंट्री होने के बाद किसी पार्टिकुलर जज की कोर्ट में भेजी जाएगी। अब किस जज के पास आपका केस जाएगा यह डिपेंड करता है आपका एरिया ऑफ रेजिडेंस पर। डिफरेंट कोर्ट्स में शहर के डिफरेंट एरियाज बटे होते हैं। कोर्ट में जाने के बाद सबसे पहले आपकी फाइल जज के फौजदारी एलमद यानी क्रिमिनल क्लर्क के पास जाएगी, जिसके बाद वह एलमद आपके केस की एंट्री करेगा। फिर आपकी फाइल जज साहब के पास जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उन जज साहब का रीडर आपके एडवोकेट के थ्रू आपकी यानी कंप्लेनेंट की प्रीलिमिनरी एविडेंस लिखेगा, जिसके लिए आपके वकील साहब उसे आपकी तरफ से एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट वाला डॉक्यूमेंट देंगे। इसके बाद फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट होंगे और इसके बाद आपके एडवोकेट आपके एफिडेविट के बेसिस पर आपका एग्जामिनेशन इन चीफ करा देंगे। आसान भाषा में कहूँ तो आपकी छोटी सी गवाही करा देंगे। इसके बाद उस रीडर की प्रेजेंस में आपको आपकी गवाही के नीचे साइन करने होंगे। इसके बाद आपके वकील साहब जज साहब के सामने आपके केस के रिगार्डिंग अपनी मिसलेनियस आर्गुमेंट्स रखेंगे। फिर कोर्ट अपोजिट पार्टी यानी एक्यूज्ड की समनिंग करेगी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अपोजिट पार्टी को कोर्ट में बुलाया जाएगा, जिससे कि वो एक्यूज्ड अपना पक्ष कोर्ट में रख सके। उस एक्यूज्ड के पेश होने के लिए कोर्ट आगे की एक पार्टिकुलर तारीख लगा देती है जो कि सम्मन्स में भी लिखी होती है। अब एक्यूज्ड के पास कोर्ट के सम्मन्स आने पर दो बातें हो सकती है कि या तो वह एक्यूज्ड वो सम्मन्स ले लेगा या फिर सम्मन्स लेने से इनकार कर देगा। अगर वो सम्मन्स ले लेता है तो वो अगली तारीख को कोर्ट में अपने वकील साहब के साथ पेश होकर अपनी जमानत करवाएगा, और दूसरे केस में वह अगर सम्मन्स लेने से इनकार कर देता है या किसी कारणवश कोर्ट में नहीं आता है तो कोर्ट उसे एक और मौका देते हुए रीसम्मन कर देती है। लेकिन अगर वह तब भी कोर्ट में नहीं आता है तो कोर्ट उसके खिलाफ वारंट इशू कर देगी, जिसमें पहले तो कोर्ट बेलेबल वारंट इशू करके उसे भेजेगी। अगर वह फिर भी कोर्ट में नहीं आता है तो फिर कोर्ट उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू करेगी, जिसमें पुलिस उसको कोर्ट में लेकर आएगी। लेकिन अगर वह पुलिस को भी नहीं मिलता है और फरार हो जाता है तो फिर कोर्ट एक दो डेट्स लगाने के बाद सेक्शन 82 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के मुताबिक
उसको पीओ यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देती है। उसके पीओ डिक्लेयर होने के बाद आपके केस की फाइल वहीं रुक जाती है और रिकॉर्ड रूम में जमा हो जाती है। फिर जब भी पुलिस उस पीओ या आपके केस के एक्यूज्ड को पकड़ती है तो फिर आपके केस की फाइल रिकॉर्ड रूम से मंगवा ली जाती है और आपका केस वहीं से रिज्यूम हो जाता है जहां से उसे छोड़ा गया था। यहाँ नोट करने वाली बात यह भी है कि अगर वह एक्यूज्ड या पीओ आने वाले 2-3 साल या उससे ज़्यादा समय तक भी नहीं मिलता है तो तब तक आपका केस रुका ही रहेगा। लेकिन जब भी पुलिस उस पीओ को पकड़ लेती है और कोर्ट में पेश करती है तो उसी समय आपका केस रीओपन हो जाता है और उस एक्यूज्ड के कोर्ट में पेश होने के बाद उस पर नोटिस ऑफ एक्यूजेशन लगेगा। चेक बाउंस केस एक समरी ट्रायल है, इसलिए इसमें नोटिस ऑफ एक्यूजेशन लगता है, जबकि वारंट केस में नोटिस ऑफ एक्यूजेशन की बजाय चार्ज लगाया जाता है। यह होने के बाद फिर दोबारा एविडेंस होगी कंप्लेनेंट की और जो देना चाहे उसकी। इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक्यूज्ड अगर 2-3 साल गायब हो जाए और कोर्ट के सम्मन्स रिसीव ही ना करे तो फिर तो उसकी मौज है, क्योंकि वो 2-3 साल बाद कोर्ट में पेश होगा तो भी कोर्ट वहीं से कार्रवाई शुरू करेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। एक बार जब कोर्ट किसी को पीओ डिक्लेयर कर देती है तब उसे बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो पीओ डिक्लेयर होते ही पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी और कोर्ट उस पर पीओ का एक अलग से केस भी चलाएगी अंडर सेक्शन 174 ए ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, जिसमें उसे मैक्सिमम 3 साल तक की सजा अलोंग विद फाइन तक का दंड दिया जा सकता है। ऐसा होने पर चेक बाउंस का केस तो उस पर चलेगा ही, साथ ही यह पीओ का केस उस पर अलग से चलेगा। अब यह सब बात तो हुई कि अगर चेक बाउंस का केस कोर्ट में फाइल होने के बाद एक्यूज्ड कोर्ट के सम्मन्स ना ले या कोर्ट में पेश ना हो तो क्या होगा। अब पहला सिनारियो यह था कि वह कोर्ट के सम्मन्स एक्सेप्ट कर ले और अगली तारीख को उस कोर्ट में अपने वकील के साथ पेश हो जाए। और दोस्तों, जब एक्यूज्ड कोर्ट के द्वारा भेजे गए सम्मन्स एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे पता होता है कि कोर्ट ने उसे क्यों बुलाया है, क्योंकि उस सम्मन्स के साथ कोर्ट आपकी कंप्लेंट की एक कॉपी भी उसे भेजती है। फिर अगर एक्यूज्ड अगली तारीख को कोर्ट में पेश होता है तो क्रिमिनल केस होने की वजह से उसे कोर्ट में आकर सबसे पहले अपनी जमानत या बेल करवानी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। उसकी जमानत करना या ना करना उसके वकील साहब की बहस यानी आर्गुमेंट और कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। अगर कोर्ट उसकी जमानत को अप्रूव करती है तो फिर उसे जमानती और शिनाख्ती कोर्ट में पेश करने होते हैं। फिर अगली तारीख पर एक्यूज्ड के वकील साहब सेक्शन 145 सब सेक्शन 2 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाकर कंप्लेनेंट को एग्जामिन कर सकते हैं और उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। ये राइट एक्यूज्ड के वकील साहब को इसलिए मिलता है ताकि कंप्लेनेंट स्टार्टिंग में जो एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट देता है तो उसके बेसिस पर कंप्लेनेंट से सच्चाई निकलवाई जा सके और कोर्ट के सामने रियल फैक्ट्स पेश किए जा सके। लेकिन कंप्लेनेंट की यह क्रॉस एग्जामिनेशन सिर्फ तभी की जा सकती है जब एक्यूज्ड के वकील साहब सेक्शन 145 सब सेक्शन 2 की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएं, अदरवाइज नहीं। इस क्रॉस एग्जामिनेशन में एक्यूज्ड के वकील साहब कंप्लेनेंट से कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि आपने एक्यूज्ड को पैसे कब दिए, कहाँ दिए, क्यों दिए, आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, क्या आपने एक्यूज्ड को लोन दिया था, एक्सेट्रा। इसके बाद अगर एक्यूज्ड के पास अपने बचाव में कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, कोई एग्रीमेंट है या और कोई एविडेंस है तो एक्यूज्ड वह सब कोर्ट में पेश कर सकता है और उसके वकील साहब उन एविडेंसेस के रिगार्डिंग भी कंप्लेनेंट से सवाल पूछ सकते हैं।
और साथ ही एक्यूज्ड अपने इन डिफेंसेस या बचाव के डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट कर सकता है। अब अगर आप यह सवाल पूछें कि वो कौन कौन से बचाव या डिफेंसेस हैं जो एक्यूज्ड कोर्ट में ले सकता है जिससे वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है, तो मैंने इस पर 3 वीडियोस पहले ही बना रखे हैं। आप मेरे चैनल में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। चेक बाउंस केस में चाहे आप कंप्लेनेंट हो या एक्यूज्ड, दोनों ही कंडीशन में आपको वो 3 वीडियोस देखनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्यूज्ड हैं तो आपको वो वीडियोस देखकर इस केस में बचाव के तरीके मिलेंगे, और अगर आप कंप्लेनेंट हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके केस में जो एक्यूज्ड है वो क्या क्या डिफेंसेस या बचाव कोर्ट में ले सकता है। तो आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद उन 3 वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। उन वीडियोस का नाम है चेक बाउंस केस में बचाव कैसे करें, पार्ट 1, पार्ट 2 और वीक डिफेंसेस। चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, जब कंप्लेनेंट के पास एक्यूज्ड का बाउंस्ड चेक है तो कोर्ट यह प्रेज्यूम करेगी या यही मानेगी कि कंप्लेनेंट ने खुद एक्यूज्ड को वह चेक दिया था अपनी किसी एग्जिस्टिंग उधार या लाइबिलिटी को चुकाने के लिए। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो कोर्ट हमेशा यह मानेगी कि कंप्लेनेंट सच्चा है और एक्यूज्ड एक डिफाल्टर है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वह एक्यूज्ड अपना डिफेंस या अपनी बेगुनाही साबित ना कर दे। तो अगर आप एक एक्यूज्ड हैं तो आपको इस सेक्शन 139 ऑफ एनआई एक्ट 1881 की प्रेजम्पशन इन फेवर ऑफ कंप्लेनेंट को रिबट करना होगा या गलत साबित करना होगा। अब एक्यूज्ड इस प्रिजम्पशन को कैसे रिबट कर सकता है? एक्यूज्ड इस प्रिजम्पशन को अपना डिफेंस साबित करके अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ्स और एविडेंसेस दिखा के रिबट कर सकता है या ख़त्म कर सकता है। अब अगर कोई एक्यूज्ड कहे कि मेरे पास तो कोई वैलिड डिफेंस, प्रूफ या एविडेंस नहीं है, तो मैं इस प्रिजम्पशन को कैसे ख़त्म करूँगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंडीशन में एक्यूज्ड कंप्लेनेंट के द्वारा दी गई स्टेटमेंट्स और प्रूफ्स में लूप होल ढूंढकर भी अपना डिफेंस साबित कर सकता है। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक्यूज्ड कोर्ट को बता सकता है कि जिन सर्कमस्टांसेस का सहारा लेकर या जिनको बेस बनाकर कंप्लेनेंट ने मुझ पर केस किया है, कैसे वो गलत है और कैसे वो खुद उसके खिलाफ जा रही है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में अमेंडमेंट करके सेक्शन 143A को ऐड किया गया था, जिसके मुताबिक एक्यूज्ड के डिफेंस के एविडेंस से पहले कंप्लेनेंट सेक्शन 143A ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत एक एप्लीकेशन लगाकर एक्यूज्ड से 20% एडवांस पेमेंट ऑफ चेक अमाउंट मांग सकता था। इस सेक्शन के रिगार्डिंग बहुत लोगों ने मुझसे सवाल किए। तो अब बात यह है कि 2018 की इस अमेंडमेंट के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक लेटेस्ट जजमेंट में यह फैसला दिया है कि एक्यूज्ड को केस के दौरान यह 20% का अमाउंट कंप्लेनेंट को देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब यह केस डिसाइड हो जाता है और दोनों में से कोई पार्टी कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है और वह बड़ी कोर्ट में अपील करती है, तो उस टाइम कंप्लेनेंट एक्यूज्ड के खिलाफ 143A ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की एप्लीकेशन लगाकर उससे 20% ऑफ द चेक अमाउंट एडवांस पेमेंट के रूप में मांग सकता है, और एक्यूज्ड को यह 20% देना ही होगा क्योंकि कोर्ट उसे वह पेमेंट करने का आदेश खुद देगी। चलिए अब बढ़ते हैं चेक बाउंस केस के प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में एक्यूज्ड अपने डिफेंस को साबित करने के लिए अपने विटनेसेस को कोर्ट में पेश करेगा, जिसे कहा जाता है डिफेंस विटनेसेस। इसी तरह कंप्लेनेंट भी अपने विटनेसेस पेश करता है। विटनेसेस की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होने के बाद केस में नेक्स्ट स्टेप है फाइनल आर्गुमेंट।
इस फाइनल आर्गुमेंट की स्टेज में दोनों पार्टीज के वकील कोर्ट के सामने अपनी अपनी आर्गुमेंट्स रखते हैं और अलग अलग गवाहों, सबूतों, डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टीज, सरकमस्टांसेस और अदर एविडेंसेस के बेसिस पर कोर्ट में अपने क्लाइंट्स के हक में अपनी आर्गुमेंट्स कोर्ट को बताते हैं। फिर इसके बाद लास्ट स्टेज है जजमेंट ऑफ द कोर्ट। इस स्टेज में आपके केस में कोर्ट अपना फाइनल फैसला सुनाएगी। दोनों पक्षों के वकीलों की फाइनल आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट नेक्स्ट डेट अपने फैसले की लगाती है। कोर्ट गवाहों, सबूतों, वकीलों की आर्गुमेंट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के बेसिस पर उस तारीख को अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट के फैसले में दो बातें हो सकती हैं। या तो कोर्ट अपने फैसले में एक्यूज्ड को एक्विट कर देगी या फिर गिल्टी घोषित कर देगी, यानी या तो उसे दोषमुक्त करके बाइज्जत बरी कर देगी या उसे अपराधी घोषित कर देगी। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि कोर्ट उस दिन सिर्फ अपना फैसला सुनाएगी परंतु तुरंत लागू नहीं करवाएगी। यानी अगर कोर्ट एक्यूज्ड को एक्विट या बरी कर देती है तो फिर तो आपके केस की कहानी खत्म हो गई, और अगर कोर्ट एक्यूज्ड को अपराधी घोषित कर देती है यानी उसे गिल्टी घोषित कर देती है तो फिर कोर्ट एक तारीख और लगाएगी। उस नेक्स्ट डेट पर यह बहस होगी कि उस कॉन्विक्ट को या उस गिल्टी इंसान को कितनी सज़ा होनी चाहिए और उसको कितना फाइन लगाया जाना चाहिए। उसके बाद फिर एक्यूज्ड की सज़ा डिक्लेयर कर दी जाती है और एक्यूज्ड चाहे तो अपने इस केस में अपील की कार्रवाई कर सकता है। इस केस में एक्यूज्ड को इमीडिएटली जेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वह बड़ी कोर्ट यानी सेशन कोर्ट में अपील करने का टाइम ले सकता है। उसको बस करना यह होगा कि वह गिल्टी होल्ड होते ही उसी दिन उस कोर्ट में अपना बेल बॉन्ड सबमिट कर दे, जिससे उसे 1 महीने का टाइम मिल जाएगा और उसकी बेल हो जाएगी। और फिर जब वो अपील फाइल करेगा तो उसे पक्की बेल लेनी पड़ेगी। यही सब थी चेक बाउंस केस की कंप्लीट लीगल प्रोसेस या कंप्लीट लीगल कार्रवाई। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कर देना। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाला हूं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।